गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। अभी तक हमने जो स्टडी किया किस चैप्टर से रिलेटेड, हमने वर्क से चैप्टर से रिलेटेड अब तक हमने स्टडी किया कि वर्क क्या है, उसकी यूनिट्स क्या है, इन सब के बारे में हमने स्टडी किया। तो हमने इसके अंदर देखा कि वर्क क्या था भाई, कि अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर, अगर हम क्या करते हैं कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर क्या आती है, अगर डिस्टेंस कवर करती है वो बॉडी तो हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है। और हमने इसको मैथमेटिकली भी देखा कि जो वर्क डन होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू में डिस्टेंस, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमेशा ही हमारी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो सेम हो जिस डायरेक्शन के अंदर हमारा डिस्टेंस होता हो। अभी आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि जिस डायरेक्शन में हमारी डिस्टेंस मूव करे उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होनी चाहिए। बिल्कुल राइट बात, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल उसी डायरेक्शन में 100% फोर्स अप्लाई हो। ठीक है, कैसे, एक एग्जाम्पल से लेते हैं छोटा सा हमारा। अगर हमारे पास ये खिलौना गाड़ी है, कोई बच्चा है वो एक खिलौना गाड़ी ले रहा है, ठीक है, और इससे हमने क्या बांधा हुआ है, एक धागा बांधा हुआ है, स्टेयर को बांधा हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग है हमारे पास, उसको हमने इससे टाई किया हुआ है। यहाँ एक धागे को हमने किससे बांधा हुआ, गाड़ी से, और लड़का इसको ये ऐसे खींच रहा है, यहाँ से ऐसे पकड़ के इसको यहाँ से आगे खींचता है। तो ये गाड़ी कैसे चलती है, गाड़ी की जो मोशन होती है हमारी वो इस डायरेक्शन के अंदर होती है, जबकि वो लड़का जो फोर्स लगा रहा है वो कैसे लगा रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर लगा रहा है। किस डायरेक्शन के अंदर लगा रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर। और मोशन या जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है किसके द्वारा, कार के द्वारा, और किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन के अंदर, यही डायरेक्शन होगी। राइट, ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा बच्चों को भी जो खिलौना गाड़ी होती है उनको खींचते हुए, कैसे, जब वो उससे क्या करते हैं, धागा बांधते हैं और खींचते हैं, या स्ट्रिंग को टाई किया जाता है किसके साथ, टॉय के साथ। ठीक है, तो इन दैट केस द टॉयज मूव इन दैट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूव करता है, इस डायरेक्शन में मूव करता है, बट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑब्लिकली टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि किसी ना किसी एंगल पर होती है हमारी फोर्स, किसके कंपैरिजन में, जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट या टॉय मूव करता है उसके कुछ एंगल पर हमारी फोर्स अप्लाई होती है। तो हम इस फार्मूले के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते, वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या बताता है कि जो फोर्स हमारी उसी डायरेक्शन में लगनी चाहिए जिस डायरेक्शन के अंदर हमें डिस्टेंस लगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी फोर्स तो लग रही है इस डायरेक्शन के अंदर और ये जा रहा है हमारा इस डायरेक्शन के अंदर, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम नहीं है। क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो इसी कारण हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्ट वर्क डन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम किसी भी प्रकार से अगर हम फोर्स कैलकुलेट कर लें, ये जो हमारा, जब कोई फोर्स इस प्रकार से एंगल पे लगती है, मान लेते हैं हम ये एक पॉइंट है हमारा, हमने ये फोर्स लगाई, एफ फोर्स लग रही थी, यहाँ पर क्या फोर्स लग रही थी, एफ फोर्स लग रही थी। तो इस एफ फोर्स को हम क्या करते हैं, टू फैक्टर के अंदर डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड सेकंड इज वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि दो हिस्सों के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया कि या तो ये फोर्स क्या कर सकती है, उसको ऊपर उठा सकती है या फिर आगे की तरफ खींच सकती है। ठीक है, क्योंकि ये बीच में लग रही है, रिजल्टेंट है इन दोनों फोर्सेज का ये, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया। अगर हम किसी प्रकार से ये वाली फोर्स कैलकुलेट कर लें तो जो डिस्टेंस हमारा जो मूव कर रहा है टॉय वो भी हमारा इसी डायरेक्शन के अंदर, और ये फोर्स भी किस में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर ये दोनों मिल जाए तो हमारा वर्क डन निकल जाएगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू हम ये वाली पुटअप कर देंगे, डिस्टेंस जो ये टॉय कैलकुलेट करेगा या डिस्टेंस जो ये टॉय कवर करेगा हमारा वो हम नोट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना। तो इसी को हम कहते हैं वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। यही हमारा आज का टॉपिक है कि हमें क्या निकालना, वर्क डन कैलकुलेट करना है
किसके, कब, व्हेन फोर्स, जब फोर्स है ना जो हमारी वो एक्ट कर रही है ओब्लिकली, ओब्लिकली मीन किसी एंगल के ऊपर। अब वो एंगल कुछ भी हो सकता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 180 या उससे, ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है हमारा। इसके अंदर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 25 ही होगा या 60 होगा, 50 होगा, 90 होगा, नहीं, कोई भी एंगल हो सकता है। हमारी फोर्स किसी भी एंगल पे लग रही हो तो हम फोर्स को कैसे वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आज हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हमने ये एग्जांपल लिया तो हमारा जो बॉडी है ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर, और ये क्या है, हमारा एंगल बना रहा है इसके साथ थीटा। हमने मान लिया क्या बनता है, थीटा एंगल बनता है इसके साथ। अब ये थीटा एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, 2 डिग्री हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 15, 20, 25, 80, 90, 180, कुछ भी, जो भी आपको गिवन हो आप वो पुटअप कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा एंगल है, हमने मान लिया कि जो हमारी मूवमेंट है हमारी उस डायरेक्शन के अंदर लग रही है, ठीक है। कोई भी एंगल है हमारा वो उस डायरेक्शन के अंदर कितना है। अब देखो, अब आप कहोगे सर कि इस डायरेक्शन में फोर्स कहाँ से आ गई, कि देखो हमने फोर्स तो हमेशा ऐसे ही लगाई, तो ये वर्टिकल और इस तरफ कैसे आ गई। देखो भी हमने न्यूटन्स के लॉ पढ़े हैं कि कोई भी बॉडी अपने आप पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती, यानी कि जब इस टॉय को हम यहाँ से पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और ये क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इट्स मीन कि यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि वो कंप्लीटली फोर्स अप्लाई, अगर यहाँ पर 100 न्यूटन फोर्स लग रही है तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कि यहाँ पर भी 100 न्यूटन ही लग रही है, नहीं, हो सकता है यहाँ पर 50 लग रही हो, क्या लग रही हो, 50 न्यूटन की फोर्स लग रही हो, लेकिन फोर्स जरूर लग रही है, क्योंकि उसी फोर्स के कारण ये क्या कर रही है, टॉय को और हमारी डिस्टेंस कवर करती है। क्योंकि ये न्यूटन्स के लॉ भी थे हमारे कि भाई विदाउट फोर्स कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को या अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकती, यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो ये फिर ये चलना कैसे स्टार्ट कर सकती है रेस्ट से, इसका मीन यहाँ पर फोर्स लगती है। तो हमने क्या किया, जो ये फोर्स थी हमारी, ये इसकी 2 डायरेक्शन में लगा सकते थे अभी, वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में। अगर ये टॉय और ऊपर नहीं जा रही तो इट्स मीन वर्टिकली फोर्स बैलेंस कर दी गई है, किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के, क्योंकि एक फोर्स यहाँ पर इसके ऊपर लगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट कहाँ था, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसने अपर वाले ने डाउन वाले ने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो ये वाली जो फोर्स हमारी है तो क्या होगी, बैलेंस हो गई, ठीक है, ठीक है सर। और अगर ये बैलेंस नहीं होगी तो आप देखोगे कई बार बच्चे ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं तो टॉय आगे से उठता है, वो क्या करता है, उठ जाता है, या धागे के साथ, स्ट्रिंग के साथ जंप करता है, ठीक है। इन दैट केस कब, जब वर्टिकल फोर्स हमारी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर वर्टिकल फोर्स, अगर ये हमारी टॉय कार उठ नहीं रही है आगे से, तो इट्स मेन वर्टिकल फोर्स है जो बैलेंस कर दी गई है, किसके द्वारा, फोर्स ऑफ वेट। वेट भी क्या हमारी एक फोर्स ही है, हम स्टडी कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और वो वीडियोस देख लीजिएगा। कहाँ मिलेंगे आपको, वही सेम आपके अपने चैनल गुरुजी के ऊपर, ठीक है। तो चैनल को लाइक भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। और अगर आप कर चुके हैं तो बिल्कुल राइट, ठीक है। तो देखते रहिए, आपका कंप्लीट सिलेबस जरूर होगा, ठीक है। चाहे आपका स्कूल स्टडी करा रहा हो या नहीं, ओपन हो या ना हो, लेकिन आपको फिजिक्स के अंदर टेंशन लेने की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं टॉपिक्स के ऊपर कि भाई ये तो बैलेंस हो गई, ठीक है सर, हमारी ये बैलेंस हो गई, वेट ने बैलेंस कर दिया, लेकिन अब ये डायरेक्शन में जो फोर्स लगी वो किसके द्वारा बैलेंस, वो तो हुई ही नहीं बैलेंस, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारी अपोजिट डायरेक्शन लगती है वो क्या, वीक है। तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ मूव करती है, तो इस फोर्स के कारण हमारी क्या लगती है, इस बॉडी के अंदर या इस टॉय के अंदर, इस टॉय कार के अंदर क्या आ जाती है, मोशन आती है। तो हमें ये फोर्स कैलकुलेट करनी है। अब ये फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है। अगर हम देखें तो देखो, अगर हम यहाँ पर एक सिंपली वैसे मान लेते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं इसको,
जस्ट इमेजिनरी है, ये आपको करना नहीं है ऐसा, ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। हम मान लेते हैं ये क्या है, ट्रायंगल बन गई। ये देखो ये क्या हमारा एंगल, और ये हमने क्या बनाया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हमारा बेस, तो ये क्या हमारा हाइपोटेनस, ये जिसको आप कर्ण बोलते हो, और ये क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। ये क्या हमारा परपेंडिकुलर, या इनको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हम। ये क्या बेस, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस, ठीक है। या इसको हम कह देते हैं आधार, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, और हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण, हिंदी के अंदर अगर आपको देखना है तो, ठीक है। तो ये क्या हमारा आधार है, ये लंब है, और ये क्या है कर्ण है, या इंग्लिश में बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बनते हैं। अब अगर हमें इसकी, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, क्योंकि हमारी यहाँ पर कितनी फोर्स लग रही है, एफ फोर्स लग रही है, तो हमें हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट है, हमें गिवन है, एफ क्या हमें गिवन है, क्या हाइपोटेनस की वैल्यू है, क्योंकि फोर्स हम जब लगा रहे हैं किसी के ऊपर तो हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी फोर्स अप्लाई की हमने, तो हमने ये फोर्स निकालनी है कि बेस के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। अब ये बेस है हमारा, कैसे पता चला हमें, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर भी बने और एक एंगल बनता है तो वो हमेशा क्या होता है हमारा बेस। अब जैसा कि आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखा है, क्या देखा है कि जो हमारी साइन थीटा, कुछ एंगल्स होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेंजेंट थीटा, ये हमारे 3 एंगल्स होते हैं। ये क्या कहते हैं, अगर आपको इनको याद करने का एक तरीका है, ये हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर फिर से परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एंड बेस। यानी कि परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। बेस बाई में हाइपोटेनस, बेस बाई में हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। और परपेंडिकुलर बाई में बेस इज इक्वल टू होता है किसके, टेंजेंट थीटा के। किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के। ये हमारे एंगल्स होते हैं, ये आपके मैथमेटिक्स में आते हैं, आई होप आपने स्टडी किए होंगे। अब अगर हमें यही याद करना है तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, छोटी सी याद करने की। जैसे P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, बद्रीनाथ, P फॉर पंडित बद्री प्रसाद, बोल लो आप, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, HHB यानी कि हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, या हिंदी में अगर हमें याद करना हो तो कैसे कर सकते हैं, लाल कक्का, क्या कर सकते हैं, लाल कक्का। L फॉर लंब, A फॉर आधार, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार, ठीक है। अब जो चाहे पैटर्न यूज कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये हमारा बनता है कि साइन थीटा क्या होता है, P बाई में H यानी कि परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस, कोस थीटा क्या होता है, B बाई में H क्या होता है, B बाई में H यानी कि बेस बाई में हाइपोटेनस। अब हमें इन सब का पता चल गया, अगर हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इनको नेमिंग दे देते हैं, A नहीं, इसका एक काम करते हैं, O E या C बोल देते हैं इसको, CF, क्योंकि वो फोर्स है ये हमारी। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, OC की। गिवन किसकी है हमारे पास, OF की, या इसको OF की बजाय भी हम क्या कह देते हैं, इसको D बोल देते हैं। OD की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जब किसकी फाइंड आउट करनी है, OC की, तो OC की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट। OD की वैल्यू क्या है हमारी, F। OD क्या है, F है, क्यों, क्योंकि हमने फोर्स अप्लाई की ओब्लिकली किसी एंगल पे, हम क्या कर रहे हैं, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या है, OD थी, यही तो हमने फोर्स अप्लाई की, और उसकी वैल्यू क्या थी, F। F में क्या आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन या 50 न्यूटन, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें OC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो जो भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ना, उसको हम ऊपर रखते हैं, OC गिवन बाई में क्या है हमारे पास, OD,
ओ डी। ठीक है, अब ये अगर हम ओ सी देखें तो क्या था हमारा, बेस था भी। ओ डी क्या था हमारा, हाइपोटेनस। बी बाई में एच, यानी कि बेस बाई में हाइपोटेनस, किसकी वैल्यू होती है हमारी, कोस थीटा की, यानी किसके इक्वल हो गया, कोस थीटा के। यहां तक समझ में आई हुई बात? आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगर हम यहां पर देखें तो ओ सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ओ डी की वैल्यू क्या है, एफ है, तो ओ सी इज इक्वल डिवाइडेड बाई में एफ एंड दैट इज इक्वल टू कोस थीटा, क्योंकि बी बाई में एच ये तो हमने पता करने के लिए, आपको फार्मूला बताने के लिए कोस थीटा लिखा था, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ओ सी की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, ओ सी की वैल्यू आ जाती है एफ कोस थीटा। एफ इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कोस थीटा हमारे पास था ही, तो ओ सी की वैल्यू क्या आएगी, एफ कोस थीटा, यानी कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, एफ कोस थीटा लग रही है। कौन सी फोर्स लग रही है हमारी, एफ कोस थीटा फोर्स लग रही है, किस डायरेक्शन के अंदर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। और इसी के कारण हमारी जो वैल्यू आती है किसकी, वर्क डन की। क्यों, अब एफ कोस थीटा हमारे किस डायरेक्शन में लग रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जो हमारा टॉय है वो भी कैसे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, तो दोनों की क्या होगी, सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो इन दैट केस हमारी वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा वर्क डन जो भी आएगा, अब हम फॉर्मूला यहां तक अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब जो हमारी हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स एफ एच बोल देता हूँ, एफ मीन फोर्स, एच माने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है हमारी वो क्या है, एफ एच क्या है, एफ कोस थीटा, ये हमारी फोर्स लग रही है। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू में डिस्टेंस, यही होता है फार्मूला। अब फोर्स क्या है हमारी, एफ कोस थीटा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा इनटू में एस, क्या आ जाएगा, एस, एफ कोस थीटा इंटू में एस आ जाता है। ये क्या हमारा वर्क डन है। कैसा वर्क डन, वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ओब्लिकली। जब भी हमारी कोई फोर्स एक एंगल के ऊपर कार्य करती है, एंगल के ऊपर लगती है, तो उस टाइम हमारा जो वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है वो इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला कब होता है अप्लाई, कब होता है, तब जब हम किस में आते हैं, हॉरिजॉन्टल के अंदर ही हमारी फोर्स लग रही है और सेम डायरेक्शन के अंदर हमारे बॉडी भी मूव कर रही है। लेकिन अगर कोई एंगल आ जाता है तो हम किसका यूज करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। कई बुक्स के अंदर हो सकता है आपको ऐसा भी मिले, एफ डॉट एस, क्या मिले, एफ डॉट एस। ये जो डॉट होती है ना, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, और ये डॉट प्रोडक्ट किसके लिए होती है, कोस थीटा के लिए होती है। किसके लिए होती है, कोस थीटा के लिए। लेकिन अभी आप इतना हाई लेवल नहीं गया आपका, तो आप सीधा याद कीजिए एफ कोस थीटा इंटू में एस, बस यही याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, अब इसके थ्रू हम, हमारे पास कोई भी एंगल हो किसी भी प्रकार का, आप इसके थ्रू वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर अगर हम इसी फॉर्मूले के ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही अप्लाई करते हैं तो हमारा वर्क डन क्या आएगा, क्या यही फार्मूला आएगा, यही फार्मूला आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए। अब कोस जीरो हमने देखो, अगर हम कैसा मूव करते हैं, हमारी बॉडी भी ऐसे ही मूव कर रही है ये, और हमारी फोर्स भी क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो फोर्स भी ऐसे ही लग रही है, मूव भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो एंगल कितना बना इनके बीच में, 0 डिग्री का। तो एंगल कितना हमारा, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोस थीटा की, कोस थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या है, 0, तो कोस 0 होता है 1 के इक्वल। कोस 0 की जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है 1। अगर कोस 0 की वैल्यू 1 है तो एफ कोस थीटा, एफ को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 एफ इंटू में एस, आ गया ना वही फार्मूला वापिस से।
कैसा आया, वही फार्मूला आ गया दोबारा से। इसीलिए अगर आप इसका भी यूज़ करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, ठीक है। अब इसी के बेस के ऊपर हमारे वर्क डन को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रोडक्ट का निशान लगा सकते हैं। अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, फोर्स, हमने वर्क डन को कैलकुलेट किया किसी भी ओब्लिकली एंगल के साथ। तो क्या फॉर्मूला है हमारा, एफ कोस थीटा इनटू में एस, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला आता है। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वर्क को हमारा 3 प्रकार से डिवाइड किया गया। पहला, टाइप्स ऑफ वर्क। अब आप कहोगे सर ये वर्क का टाइप कैसे आ गया। वर्क हमारे 3 टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट कौन सा आता है हमारा, पॉजिटिव वर्क, यानी कि हमारा वर्क कैसा हो सकता है, पॉजिटिव। देखो, और इनकी यूनिट हमेशा क्या रहेगी, वही रहेगी सेम, जूल। क्या रहेगी, जूल या न्यूटन मीटर, ठीक है। किसी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता। कहीं ये सोचो कि ओब्लिकली आ गया तो इसकी ऐसा यूनिट कुछ और हो जाएगी, नहीं, यूनिट के अंदर कभी चेंजेस नहीं आते, यूनिट्स हमेशा वही रहती है। पहला कौन सा था हमारा, पॉजिटिव वर्क। सेकंड, नेगेटिव। थर्ड, जीरो वर्क। जीरो। हमारे 3 प्रकार से वर्क होते हैं कि पॉजिटिव वर्क कब होता है, नेगेटिव कब होता है और जीरो वर्क कब होता है, ठीक है। अब हम इसी फॉर्मूले का यूज करके इन तीनों वर्क्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले पॉजिटिव वर्क्स। अगर हमारी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, फर्स्ट के लिए, ठीक है, क्या हमारी बॉडी भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और फोर्स भी क्या लग रही है, सेम डायरेक्शन के अंदर, तो एंगल जो है वो थीटा की वैल्यू क्या हमारी, 0 है। थीटा की वैल्यू क्या हमारी, 0 है। क्या है भाई, थीटा की वैल्यू 0। क्यों, दोनों की सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं, तो एंगल्स क्या बनेगा उनके बीच में, 0 बनेगा। तो एंगल क्या होता है, 0। तो वर्क डन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, एफ कोस 0 डिग्री इनटू में एस। एफ कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, हमने अभी स्टडी किया था, क्या होती है, 1। क्या होती है, 1। तो f मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में s, तो क्या आ जाएगा, f इंटू में s। तो जो वर्क डन आया हमारा वो कैसा आया, पॉजिटिव में आया। देखो इसके आगे ना कोई माइनस की वैल्यू है ना ये 0 आया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क हमारा कब होता है, व्हेन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, जो डिस्टेंस कवर्ड इन द अप्लाइड फोर्स डायरेक्शन, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस कवर किया जा रहा है किसी भी बॉडी के द्वारा, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन के अंदर हमारी बॉडी भी मूव करे तो हमारा वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा वर्क डन होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब आता है कि बॉडी तो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर, ये क्या है, डिस्टेंस कवर हो रहा है इस डायरेक्शन में, और फोर्स लग रही है हमारी किस में, इस डायरेक्शन के अंदर। अब आपको किस तरह ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बॉडी उधर मूव करती जाए और फोर्स हम उस डायरेक्शन में, ऐसा हो सकता है कैसे। सपोज करो कोई एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, वो किसी चट्टान से स्लाइड होता हुआ नीचे आ रहा है और आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं उसको ऊपर की तरफ, तो आप फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ, लेकिन वो स्लाइड किस तरफ कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो आपकी फोर्स है वो क्या है, उसकी डायरेक्शन या मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो इन दैट केस हमारा जो एंगल बनता है ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो एंगल क्या बना, 180 डिग्री। क्या बनता है, 180 डिग्री, क्योंकि देखो अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो एंगल 0 था। अब दोनों के बीच में एक तो ये ऐसे है और दूसरा कैसे इधर है, तो ये एंगल कितना है, 180 डिग्री का, यानी कि एक इधर जा रहा है और एक उधर।
डिस्टेंस तो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और फोर्स लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दैट केस 180 डिग्री का एंगल बनता है। और कोस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है हमारी होती है -1। कैसी होती है? -1 होती है वैल्यू। अब अगर हम इस फार्मूले के अंदर इसको पुटअप करते हैं तो वर्कडन क्या आ जाएगा? F कोस 180 डिग्री मल्टीप्लाई में S कोस 180 की वैल्यू क्या हमारी? -1, तो -F मल्टीप्लाई में -1 इंटू में S एंड दैट इज -FS। तो हमारा वर्क डन कैसा आया? नेगेटिव में आया। क्यों? क्योंकि माइनस का साइन आ गया इसके साथ। कैसा साइन आ गया? नेगेटिव साइन आया है हमारा इसके साथ। ठीक है, तो नेगेटिव साइन आने के कारण हमारा जो वर्क है वो कैसा हो गया? नेगेटिव वर्क डन हो गया। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी चीज़ जैसे जो ऊपर से स्लाइड करके आ रही है और आप उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो लेकिन वो रुक नहीं रही है, क्या कर रही है? डाउनवर्ड स्लाइड कर रही है। अब उसकी स्लाइड की डायरेक्शन तो क्या? डाउनवर्ड, और आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर की तरफ। तो इन दैट केस एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड, दोनों बीच में हमारा क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 180 डिग्री का एंगल होता है हमारा। अगर 180 डिग्री का एंगल है तो क्या होगा? हमने वैल्यू पुटअप कर दी, कोस 180 डिग्री क्या आती है? -1। तो वर्क डन हमारा कैसा आया? नेगेटिव। अब आता है जीरो वर्क डन कि सर जीरो वर्क डन कब हो सकता है? क्या ये भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसा कि हमने लास्ट में स्टडी किया कि इस प्रकार से हमारी एक फोर्स लग रही है, ठीक है, इस तरफ भी वो बॉडी मूव नहीं कर रही, लेकिन हम क्या करें? अब फोर्स को हम कैसे लगाएं? अपवर्ड लगा दें। यानी कि जैसे अगर हमारे पास कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट है, हम उसको क्या करें? अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं। मूव नहीं कर रही है वो बॉडी, ना ही वो ऊपर उठ रही है, तो हमारी फोर्स कैसे लग रही है? ऊपर की तरफ। या इसको हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर बॉडी मूव कर रही है हमारी, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? इस डायरेक्शन के अंदर, और हम फोर्स लगा रहे हैं उसके 90 डिग्री एंगल के ऊपर। कितने डिग्री एंगल पे लगा रहे हैं? 90 डिग्री। व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑन ए मूविंग बॉडी एट राइट एंगल, क्या हो? जब कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है वो कितने एंगल पे लग रही है? 90 डिग्री पे लग रही है। तो इन दैट केस वर्क डन इज जीरो। तो वर्क डन क्या होता है हमारा? जीरो होता है। ये हमारा सेकंड केस था और ये क्या था? फर्स्ट केस। इन थर्ड केस हम क्या स्टडी करते हैं कि हमारी फोर्स क्या लग रही है? 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वही सेम फार्मूला F cos थीटा इंटू में S, लेकिन cos 90 की जो वैल्यू होती है ना 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 0 होती है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो हम पुटअप करते हैं 0, F मल्टीप्लाई में 0 इंटू में S। 0 किसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाती है? अगेन 0। सो वी कैन से दैट व्हेन a body move in any direction then force applied on the right angle to the direction of body move। क्या करते हैं? अगर हम राइट एंगल पे फोर्स लगाते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल के ऊपर हम कोई फोर्स लगाते हैं जब कोई बॉडी मूव कर रही है, तो इन दैट केस वर्क डन इज 0। क्यों? रीजन आपके सामने। तो ये था भी हमारा वर्क डन ओब्लिकली, यानी कि किसी भी एंगल के ऊपर हो हमारा। और इसी को हमने क्या किया? 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क्स। ये हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये आपको वीडियो के अंदर नॉलेज प्राप्त हुई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को इग्नोर मत कीजिएगा। बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, है ना। और इसीलिए इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अगर आपको बहुत अच्छी बात है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में, यहाँ यही है नीचे कमेंट्स बॉक्स, उस कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम मेरे पास भेज सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर यही हुई। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।